जैसा कि हेमिंगे जी ने कहा है कि हम खुद के लिए लड़े तो बुरे हो गए, या तो नींद पूरी हो गई या तो ख्वाब पूरे हो गए। और अपने ख्वाबों को पूरा करने की इस जद्दोजहद में जब आप अपने करियर में वर्क प्लेस पे होते हैं, तो कभी ना कभी किसी न किसी से तो आमना सामना हुआ होगा, या तो किसी को कोई बात को लेकर, या किसी काम को लेकर, या उसके किसी व्यवहार को लेकर, या उसके विचार को लेकर। किसी न किसी से तो आपका आमना सामना हुआ ही होगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये ऐसी सुर्री है जो आपके करियर को, कहीं अच्छे भले करियर को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, ऐसे चक्रव्यूह में घुसा सकती है जिससे निकलना शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो। मेरा नाम तरुण है, कार्य प्रगति पर है। और नो द गेम के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं करियर के बारे में, लेकिन करियर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो आपके वर्क प्लेस पे होती है। पहली चीज़ तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली होती क्या है। देखिए, कोई भी दो वर्कर भले ही वो सेम ग्रेड के हों, वो कभी भी इक्वल नहीं होते, कभी भी सेम नहीं होते। उनकी अपब्रिंगिंग, उनका वातावरण, उनका एनवायरनमेंट, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, सब कुछ अलग अलग होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो रहता है किसी भी दो वर्कर्स के अंदर, वो होता है उनका किसी भी कम्युनिकेशन को लेके उसका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कि आपने वो सुना है, अगर आप तीन वर्कर हैं और तीन वर्कर्स को आप गधा बोलोगे, अगर गधे को डिस्क्राइब करोगे, तो उसमें से एक जो है वो उसको घोड़ा समझेगा, एक उसको खच्चर समझेगा और एक उसको गधा ही समझेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा गलत ही समझे, लेकिन इंटरप्रिटेशन अलग-अलग रहेंगे। और ये जो इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है ना, ये अराइज़ करता है कॉन्फ्लिक्ट को। कॉन्फ्लिक्ट क्यों? जब आप बोल रहे हो कि गधा अच्छा है, दूसरा वाला उसको खच्चर समझ रहा है, तीसरा वाला उसको कुछ और समझ रहा है, तो उनके इंटरप्रिटेशन में इतना डिफरेंस है कि सेम बात किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, किसी को न्यूट्रल लगेगी। और वही ये कॉन्फ्लिक्ट्स की सारी जड़ है। तो जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाएँ कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या आप किसी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में हो, या आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ 2 या ज़्यादा लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम 4-5 चीज़ें आज सीखते हैं। परत दर परत इस कॉन्फ्लिक्ट की बीमारी को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हमारे पास में सारे सॉल्यूशंस हों कि इस कॉन्फ्लिक्ट की बीमारी का आखिर किया क्या जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि पहले ये देखो कि ये कॉन्फ्लिक्ट उपजी कैसे? इसकी इनिशियल उसकी ग्रोथ कहाँ से हुई? कहाँ से है जो ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली पैदा हुई है? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन-सा वातावरण था, क्या वो सिचुएशन हुई, कौन वो पर्सन था। यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी पर्सन से ही स्टार्ट होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट किस पर्सन से स्टार्ट हुई? हिस्टोरिकली सब समझने की कोशिश करो कि किसने क्या बोला, किसने क्या करा, किसने क्या करा। ये सब एक बेसिक प्राइमरी लेवल पे सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि ये कॉन्फ्लिक्ट आई कहाँ से? भाई हुआ क्या है? ये चीज़ सबसे पहले समझो। जैसे ही आप ये समझ जाओ कि अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये है, सबसे इम्पोर्टेंट है उस इनिशियल अंडरस्टैंडिंग में कि आप ये समझ जाओ कि पर्सन कौन-कौन इन्वॉल्व्ड है। 90% ऑफ द टाइम जब हम कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग वो पर्सन को आउट ऑफ द इक्वेशन रख देते हैं। हम ये बोलते हैं ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि इसके साथ में ऐसा हुआ, इसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा। लेकिन हम क्या, और जब हम अगर पर्सन के बारे में बात कर भी रहे हैं, तो भी हम ब्लेम पे आ जाते हैं सीधे कि नहीं तुमने ऐसा गलत करा, इसने ऐसा गलत करा, इसकी गलती है, उसकी गलती है। ये चीज़ जैसे जैसे ही आप जजमेंट मोड में आ जाते हो, तो भाई जब आप कोर्ट में भी जाते हैं या कभी भी किसी लीगल केस में जाते हैं, तो पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, राइट? इन्वेस्टिगेशन के बाद में उसका एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद में उसका मोटिव डिसाइड होता है, मोटिव डिसाइड होने के बाद में सज़ा सुनाई जाती है ना। और हम जो है पहले से ही सज़ा सुना रहे हैं, तो जो पहले ही कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, वो और चक्रव्यूह में आग के अंदर पेट्रोल डलता जाता है। मैं घी यूज़ नहीं करता, लेकिन पेट्रोल डलता जाता है और ये धीरे-धीरे करके वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो समझना है, शांति से एक स्टेप बैक लेके, कि भई ये कॉन्फ्लिक्ट आई कहाँ से? इसका उदय कहाँ से हुआ है? और धीरे-धीरे करके फिर वो जैसे ही आप उसको समझने लग जाओगे, तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, जो कि होता है उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और डिटेल में समझना। भाई आप जब समझ रहे हो, आपने तो थर्ड पार्टी समझ लिया कि अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। लेकिन जो आपने पर्सन उसमें आइडेंटिफ़ाई करे हैं, आई एम श्योर उन सब का इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन अलग-अलग होगा। और ये इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन अगर अलग है, तो उसका मतलब सीधा से रहता है कि आपको वो समझना पड़ेगा ना कि वो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो सेकंड चीज़ होती है सारी पार्टीज़ को अलग-अलग एकांत और एक सेफ जगह में, जहाँ पे वो सेफ फील करे बात करने के लिए, ऑनेस्ट और डायरेक्ट और ट्रूथफुल बात करने के लिए। ऐसी जगह पे उनसे उनको अलग लेके बात करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में लेट्स से मान लो 7-8 क्यूबिकल्स हैं, और वो 7-8 क्यूबिकल्स में आस-पास लोग बैठते हैं और 2 लोगों की लड़ाई हो गई। आपको क्या करना है, आपको उन दोनों में से किसी एक को लेना है, एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है, मीटिंग रूम में जाना है, और वहाँ पे जाके उससे डिस्कस करना है कि अच्छा मुझे बता क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली।
और किस तरह से हुआ था, क्या सिचुएशन हुई, आप उससे वो पूरी बातें धीरे धीरे करके समझ लें। फिर दूसरी चीज़, फिर दूसरे वाले बंदे को लेके आए कि भाई तेरा क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था, तू मुझे बता तो सही, एग्जैक्टली समझाओ ज़रा। तो जब आप इस सिचुएशन में पढ़ते हैं ना, तो पहली चीज़ तो क्या होता है ना, आप अपने आप को जब इंडिविजुअली उनसे बात करते हो तो उन हर पार्टी को ये लगता है कि आप उसके हितैषी हैं, आप उसकी बात को समझेंगे, आप उसकी बात को नॉन जजमेंटल तरीके से समझेंगे। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो, सबसे पहले सब लोगों को आइडेंटिफाई करो। सेकंड, आइडेंटिफाई करने के बाद में उनसे इंडिविजुअल बात करना स्टार्ट करो। वो कहीं ना कहीं आपको डेटा पॉइंट्स भी देगा, इन्वेस्टिगेशन भी एक तरह से आप कर रहे हो अपने आप को। अगर आप पुलिस समझने लग जाओ तो सीआईडी बन गए अगर थोड़ी देर के लिए, तो आप इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर इन्वेस्टिगेशन ना भी हो और जो भी डेटा पॉइंट है, एटलीस्ट सामने वाले जो पार्टीज़ हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हैं, उनको ये लगेगा कि कोई उनकी बात सुन तो रहा है। एटलीस्ट एक वेंट आउट करने का मौका मिलेगा उनको, और धीरे धीरे करके वो समझ जाएंगे कि अच्छा ये मेरा किसी ने तो हमें सुना है, किसी ने हमारी सिचुएशन का अंडरस्टैंडिंग किया है, किसी ने हमारी सिचुएशन को एनालिसिस किया है। फिर जब उसके बाद में आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे उसी सिचुएशन को, तो आपको एक चीज़ जो इंश्योर करना वो ये है कि जो आप जिससे भी बात कर रहे हो उससे आपको ऑनेस्टली बात करना है। और ऑनेस्ट से मेरा मतलब है कि रिस्पेक्टफुली भी बात करना है। मतलब किसी को भी आप ये, अगेन वो जजमेंट मोड में आके बात मत करो, आप क्यूरियोसिटी मोड में आके बात करो कि भाई मुझे बता, मुझे पता करना है कि ये क्या हुआ है। तो जब आप ये चीज़ करोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के एक दो स्टेप आप ऑलरेडी पूरे कर चुके हो। और जब आपको ये समझ में आएगा कि ये उतना मुश्किल नहीं है, उतनी बड़ी बात नहीं है। ऑनेस्टली आप देखोगे तो जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती हैं जो हमें लगता है कि अरे इतना बड़ा फड्डा हो गया है, उसमें भी एक्चुअली चूहा निकलता है आखिर में और पूरा पहाड़ खोद दिया जाता है। तो इसलिए वो पहाड़ खोदने का जो काम है ना, वो आपका है कि जो लोग लड़ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे का पहाड़ ना खोदे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर उसमें क्या एक दूसरे को हर्ट होगा। और जब इंसान गुस्से में होता है तो सबसे पहली चीज़ वो भूल जाता है वो है अपना सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल जैसे ही भूला, जैसे ही वो चला गया, तो फिर उसके बाद में आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। तो जो आपके अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ है वो अनफ़िल्टर्ड चीज़ें जाने लग जाती हैं आपके गुस्से में। और स्पेशली वर्क प्लेस पे तो आप ये अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। और स्पेशली आप ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि आपकी टीम के 2 लोग आपस में ऐसे लड़ रहे हों। तो इसलिए सबसे पहले ये कि भाई तुम अलग-अलग हो, उस सिचुएशन से ब्रेक ऑफ करो और इंडिविजुअली मुझे अपनी-अपनी बातें बताओ कि क्या हुआ है। तो फिर जितनी भी पार्टीज़ हैं ना, उन सब की बातों को आप फिर आराम से सुनो। आराम से सुनना है मतलब कि ना आपको कोई रिएक्शन देना है, ना आपको कोई इनपुट देना है, ना आपको कुछ ये बताना है कि अपना ज्ञान देने लग गए बीच में कि नहीं-नहीं ऐसा होता था, वैसा होता था, ऐसा-वैसा कुछ भी, हमें कुछ भी नहीं बताना है। अल्टीमेटली हमें सिर्फ़ इतना करना है कि हम जब 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही होती है ना, तो मोर देन द फैक्ट इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ देयर ईगो। तो दोनों का जो ईगो रहता है ना, वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हो ना, वैसे-वैसे आपका ईगो और ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। वो ऐसी जगह पहुँच जाएगा जहाँ से वापस नीचे आना उसके लिए नॉर्मल सिचुएशन में आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अल्टीमेटली जब आप उनसे सुनते हो और उनसे फेयर एंड स्क्वायर सब कुछ सुनते हो, तो उनका जो ईगो रहता है ना, वो धीरे-धीरे करके 3rd फ्लोर से पहले 2nd फ्लोर, फिर 1st फ्लोर, फिर धीरे-धीरे करके ग्राउंड फ्लोर पे भी आ जाता है। बस, आपको बस उतना ही करना है, वहीं तक लेके आना है उन लोगों का ईगो सबका कि भाई सब लोग नॉर्मल हो जाओ, थोड़ा-सा अपने हाइपर एंग्ज़ायटी को, हाइपर टेंशन को थोड़ा-सा कम कर लो और ऐसे लेवल पे आ जाओ कि जब आपका जो ईगो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए। और फिर उसके बाद में सारे कम्युनिकेशन को समझो उनके। देखो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो कम्युनिकेशन के बारे में होती है। ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स मिसकम्युनिकेशन के बारे में होती है, ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट नॉन कम्युनिकेशन के कारण होती है। तो जब आप उनसे सब ये बातें सुन रहे हो, सारी पार्टी से ये सब चीज़ें आप सुन रहे हो, तो आप एक्चुअली कम्युनिकेट करने के लिए उनको विवश कर रहे हो कि आप कम्युनिकेट करो मुझसे। और आप एक थर्ड पार्टी एज़ अ फेयर पर्सन आप कोशिश ये करोगे कि सबकी बातों को इंडिपेंडेंटली फेयरली सुन लिया और एक बार सुन लो, फिर उसके बाद में उसको समझ के और उसको समराइज़ कर लो। देख जब आप ये सुन लोगे ना, उसके बाद में आपको ये रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ जस्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो है वो अल्टीमेटली इज़ इमोशन मैनेजमेंट। और कुछ भी नहीं है इस पूरे पूरे मसले में, और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि एक सॉल्यूशन लाया जाए जो सबको एक्सेप्टेबल रहे, सब सही हो जाए। लेकिन वैसा तो कभी होगा नहीं, हर इंसान का इंटरप्रिटेशन अलग है। तो सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन सबके लिए फिटिंग कैसे हो सकता है? तो आपको हर एंगल से अलग-अलग टाइप के भिन्न-भिन्न प्रकार के सॉल्यूशन सजेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक उनको सॉल्यूशन बताना नहीं है। अभी तो इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको करना बाकी है, तब जाके सॉल्यूशन वाले स्टेज पे आएँगे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाती है आपको, अब जब आप एक बार समझ गए कि अच्छा किसने
क्या बोला, आपको सारे फैक्ट्स समझ में आ गए। आप उन सारे फैक्ट्स को ना एक हिस्टोरिकल मैनर में कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, इसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये सुना, उसने ये समझा, फिर उसने ये बोला, फिर उसने ये रिप्लाई करा, लेकिन उसने ये समझा था इसलिए उसने तो बोला। एक पूरा आप एक टाइमलाइन आपको बनानी रहेगी, और वो टाइमलाइन बनाने के बाद जब आप सारी प्रोसेस को कर लो, फिर उसके बाद में एक समरी जो है आपको समरी प्रिपेयर करना है। अब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कॉन्फ्लिक्ट में आप बैठ जाओ पेपर वेपर लेके कि अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट है, फिर ये फैक्ट है, फिर ये समरी है। एक बेसिक जनरल गाइडलाइंस है जो आप फॉलो कर सकते हैं। इवन मेंटली भी अगर कर रहे हो ना, तो उससे क्या होगा ना, आपके सारे टिक बॉक्सेस आपके मन में मेंटली ही चेक बॉक्स हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अनप्रिपेयर्ड किसी कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के लिए जा रहे हो। इसलिए बेटर है कि आप पहले से इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ लो, सारी प्रोसेस को समझ लो। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ को समराइज़ कर लो, सारे फैक्ट्स आपके सामने क्लियर हो। आपके मन में मेंटली आपको हर चीज़ का एक लॉजिकल फ्रॉम टू और एक फाइनल कंक्लूजन लॉजिकली मिलना चाहिए। और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ये कॉन्फ्लिक्ट का जो भी आप रेजोल्यूशन सजेस्ट करोगे मल्टीपल पार्टीज़ को, वो फेयर और एक्सेप्टेबल होना चाहिए सबके लिए। अगर कोई एक भी पार्टी है ना जिसको ऐसा लगा कि नहीं यार ये फेयर नहीं है, किसी को ऐसा लगा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर आपकी पूरी जो शुरू से लेकर अभी तक की जो पूरी एक्सरसाइज है उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन ऑल इंक्लूसिव रहे, लेकिन टेलर मेड एंड स्पेसिफिक टू ईच इंडिविजुअल पार्टी रहे। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे कि अब आपको समझ में आ गया, आपने कम्युनिकेट भी कर दिया, आपने बता भी दिया, आपने समराइज़ भी कर दिया, लेकिन आपको एक चीज़ पता चल गई है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कि गलती किसी एक पर्सन की नहीं है, कभी भी नहीं होती है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में गलती हमेशा मल्टीपल पीपल की होती है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट में होते ही नहीं। समझ रहे हो आप उस बात को? ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी गलती ना हो और आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाओ। तो इसलिए या तो आपने कुछ गलत किया होगा, या आपने कुछ गलत सुना होगा, या आपने कोई गलत इंटरप्रिटेशन किया होगा, कहीं ना कहीं आपकी गलती ज़रूर होगी, और हर पार्टी की गलती है। तो एज अ मीडिएटर, एज अ पर्सन जो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा है, अगर आप थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा। अगर आप खुद भी अपनी कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको सबसे कम्युनिकेट क्लियरली करना पड़ेगा कि सबकी क्या क्या इंडिविजुअल गलतियाँ हैं। अगर आप किसी एक पर्सन की गलती के ऊपर फोकस करोगे और बाकी सबको बोलोगे कि नहीं किसी और की गलती नहीं है, तो फिर जिसकी गलती है उसके लिए फेयर एंड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए आप गलती जो है, आपको पता है कि सबकी गलती है, आप सबकी स्पेसिफिक गलतियों को सबसे स्पेसिफिकली बात करो और डिस्कस करो। जो आता है अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ये जो है ये बहुत आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो ऐसा नहीं हो कि आप पब्लिकली इस चीज़ को कम्युनिकेट कर दो। कभी भी किसी की गलती, स्पेशली एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के दौरान या उसके बाद में, कभी भी आपको पब्लिकली नहीं बताना है। आपको हमेशा लोगों की गलती एकदम कॉन्फिडेंस में बताना है, एकदम अलग से ले जाके, एकदम सुमड़ी में ले जाके समझाना है कि भाई ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें आपकी ये वाली गलती लग रही है अभी। और बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करो कि यार ये गलत हो गया है, ठीक है, आपका इनपुट ये था, आपका इंटरप्रिटेशन ये था, सामने वाले ने ये किया, जो भी है, लेकिन आपकी स्पेसिफिकली अगर बात करें ना, अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद ये बात इतनी नहीं बढ़ती। तो वो कॉन्फ्लिक्ट वाली जो पार्ट है ना, वो आप लोगों को, अपने पार्टीज़ को आपको स्पेसिफिकली इंडिविजुअली समझानी पड़ेगी। जब आप इंडिविजुअली सारी पार्टीज़ को ये समझा दोगे ना, हो सकता है आप खुद भी गलती में हो किसी चीज़ को लेकर, तो आपको अपने आप को भी समझाना है और दूसरों को इन्फॉर्म करना है ये चीज़ कि यार मेरी भी यहाँ पे ये गलती थी और मैंने अपने आप को ये एक करेक्टिव एक्शन लिया है। तो इस तरह से क्या होगा, एक आपको एक ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, जैसे मैंने बताया था, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज़ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज़ इमोशन मैनेजमेंट। तो इमोशन का सबसे बड़ा मैनेजमेंट का आउटकम होना चाहिए कि आप सबके बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड कर दो, सबके बीच में एक एमिकेबिलिटी बिल्ड कर दो। और उसके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट क्लियरली करो और एक पार्शियलिटी नहीं आने देना है कैसे भी करके। अब आपने पूरी सिचुएशन को एकांत में तो समझ लिया और एक दूसरे को कम्युनिकेट भी कर दिया, सारी पार्टीज़ अग्री भी हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हमसे भी गलती हो गई, सामने वाले की भी गलती थी, हमसे भी गलती हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अल्टीमेटली आपको पूरी सिचुएशन को अगर डी एस्केलेट करना है, तो बाकी उस चीज़ को अपने कंक्लूजन पे भी तो ले जाना पड़ेगा ना। वो कंक्लूजन कैसे निकलेगा कि आपको सारी पार्टीज़ को एक बार आमने सामने फिर से लेके आना पड़ेगा। जब आप सबसे बात कर चुके हो, सबका गुस्सा, टेम्पर थोड़ा सा कम आ गया हो, तो फिर आप सारी पार्टीज़ को धीरे धीरे करके एक साथ में इकट्ठा कीजिए और उन सबको अपना जो आपका सोल्यूशन है, जो कि लॉजिकल, फेयर और एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो सबसे अग्री करवाना है आपको कि ये सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन से दो चीज़ें होना चाहिए। पहली चीज़, करंट वाली जो आपकी सिचुएशन है, करंट वाली कॉन्फ्लिक्ट है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, फ्यूचर में वैसी कॉन्फ्लिक्ट ना आए, उसके लिए कुछ ना कुछ आप
ईस्टर एग्स डाल सकते हो, कुछ ना कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर डाल दो ताकि फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन, कभी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आए ही ना। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली आप इस पूरी एक्सरसाइज से क्या कर रहे हो कि आप पूरी सिचुएशन को सबसे पहले आपने डी एस्केलेट कर दिया। जैसे कि अगर कभी लड़ाई हो जाती है तो कैसे कुछ भी सिचुएशन होती है या वातावरण अगर अच्छा नहीं होता तो कैसे एकदम से कर्फ्यू लग जाता है। इंडिया में तो स्पेशली आपने देखा होगा कर्फ्यू लग जाता है। तो सबसे पहले कर्फ्यू लगा के आपने सिचुएशन को डी एस्केलेट कर दिया। फिर उसके बाद में जितने भी असामाजिक तत्व थे, जो गुंडे थे, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उन सबको धीरे धीरे करके अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो आपने सिचुएशन को पता कर लिया कौन कल्प्रिट्स हैं, और फिर उसको आपको थोड़ा सा डी एस्केलेट करने के लिए उसमें थोड़ी थोड़ी सी आप कर्फ्यू में 6 घंटे 8 घंटे की ढील देते हो ताकि रोज़मर्रा का काम चलता रहे, लेकिन फिर भी लोगों को पता रहे कि अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके वर्क प्लेस में जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड लोग हैं उनको क्लियर कट पता चल जाए कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। देखिए, ये जो सोशल सेटिंग में जब कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना, तो ये किसी से छुपती नहीं है। आप जितना उनको पर्दा करने की कोशिश करोगे कि नहीं नहीं लड़ाई नहीं हुई, नहीं नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, नहीं नहीं एक दूसरे के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उतना वो चीज़ ग्रेप वाइन से फैलती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही बोलता है कि आप उसको क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली लोगों को एक्सप्लेन करो। ऑफ कोर्स आप किसी की गलती नहीं बताओ, लेकिन सिचुएशन की तरह से तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो। जब आप ऐसे नॉर्मलेंसी पे आप देखो कि चीज़ें चीज़ें धीरे धीरे करके नॉर्मलेंसी आ रही है ना, तब फिर उसके बाद में आप अपने फाइनल ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स पे आ जाओ। ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर मतलब कि आप कोई टीम एक्टिविटी कर लो, या फिर किसी को लंच के लिए बुला लो, या सब लोगों को टी कॉफ़ी या कुछ भी एक एक छोटा सा गेट टुगेदर जिसमें थोड़ा सा एक बस एक स्माइल्स आना चाहिए लोगों के पास में और लोगों के फेस पे, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि यार ठीक है, एस्केलेशंस होते हैं, कई बार लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली मिलजुल के आखिर में हमें एक भी तो होना है ना। तो इसलिए ये जो एक जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट रहती हैं, ये एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है आपको और ज़्यादा गहरा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। और मेरे सामने जब भी ये चीज़ होती है या मेरे साथ में जब भी ये चीज़ होती है, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि उससे जिससे कॉन्फ्लिक्ट हुई है उससे और ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाए और अच्छा क्लैरिफिकेशन हो जाए और अच्छी रेपो बन जाए। तो ये चीज़ मैं हमेशा करता हूँ। अल्टीमेटली क्या होता है ना, ये अगर कॉन्फ्लिक्ट को हम सॉल्व नहीं करेंगे तो ये अंदर अंडरलाइंग करेंट्स बनती जाएंगे इससे, और इवेंचुअली क्या होगा, आप देखोगे कि लोगों के बीच में जानी दुश्मनी हो गई है, फूटी आँख नहीं सुहा रहे एक दूसरे को। और ये ऐसी सिचुएशन है जो अपने आप के साथ तो आप चाहते ही नहीं हो कि हो कभी, और दूसरी चीज़ आप ये नहीं चाहते हो कि आपकी वर्क प्लेस में किसी दो लोगों के बीच में भी हो। तो इसलिए ये पूरा जद्दोजहद हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसी अप्रिय सिचुएशन से बच जाएं और एक डायरेक्ट करके एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे हम सब लोग मिलके अपने करियर पर काम कर सकें। आप इतने पूरे वीडियो में आखिर तक रुके हो, इसलिए आपको एक और बोनस टिप भी देता हूँ। ये टिप नहीं है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह होगी, कॉन्फ्लिक्ट होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपके लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये आपके टाइम के वर्थ है, ना आपकी कंपटीशन के वर्थ है, आपकी स्किल के वर्थ नहीं है, और आपके करियर के वर्थ तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जहाँ तक भी हो सके ना, कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट आती हुई दिख रही है तो उसको अवॉइड करना है। जब हम लोग क्लासेस लेते थे ना ड्राइविंग के लिए, तो हमको एक चीज़ हमारे उस्ताद ने बहुत अच्छे से सिखाई थी कि भाई कभी भी आपकी गलती हो, चाहे ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो और आप देखो कि सामने वाला कोई गलत रॉन्ग यू टर्न से आ रहा है या सामने वाले की गलती है, भले ही सामने वाले की गलती हो तो भी आप कोशिश करो कि एक्सीडेंट को होने से अवॉइड किया जाए। क्योंकि गलती आपकी हो या सामने वाले की हो, एक्सीडेंट होगा तो गाड़ियाँ आपकी भी ख़राब होगी, सामने वाले की भी ख़राब होगी, जान माल का नुकसान आपको भी हो सकता है, सामने वाले को भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन है कि जहाँ तक हो सके एक्सीडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करो। हाँ ठीक है, आप कट मार के निकल जाओ, चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि आप कॉन्फ्लिक्ट को 100% जितना अवॉइड कर सकते हो कर लो। इट इज़ नॉट वर्थ इट। भारत में कार्य प्रगति पर है, मैं जानता हूँ आप लोग अपने 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 करियर पर मेहनत कर रहे हो। इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते जाओ और अपने करियर में आगे बढ़ते जाओ। जय हिंद।